बेटा स्टमक के बाद अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और किस तरीके से एक्ट करता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल है और जिसकी लंबाई करीबन 6 मीटर तक की होती है। 6 मीटर लॉन्ग होने के बाद भी एक छोटे से पोर्शन में कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कॉइल इन द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन पार्ट में कॉइल फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है ये भी डिपेंड करती है एनिमल्स के न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो द लेंथ इज स्मॉल इंटेस्टाइन वेरियस इन द डिफरेंट एनिमल्स, मींस अलग अलग एनिमल्स में क्या होता है स्पीशीज के अकॉर्डिंग कि उनका फूड न्यूट्रिशन क्या है उसके हिसाब से इनकी जो लेंथ है वो वरी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें हार्बीवोरस एनिमल्स की, तो जो हर्ब्स यानी ग्रास वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और सेल्यूलोज के डाइजेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है एज कंपैरेटिवली टू अदर, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है, ठीक है। क्योंकि वो ईट करते हैं ग्रास को और लॉन्ग होने की वजह से ज्यादा समय तक खाना उसमें स्टोर रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ताकि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। अगर हम बात करें कार्निवोरस एनिमल्स की, तो ये ईट करते हैं मीट वगैरह, तो ये क्या होता है, ये इजीली डाइजेस्ट होता है, इसमें डाइजेस्ट करने में समय नहीं लगता। तो एज कंपेरेटिवली इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो करता क्या है, तो ये रिसीव करता है पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को स्टमक से, ठीक है। और स्टमक के बाद जो बाकी रहा गया जो डाइजेशन है वो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि रिसीव, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो रिसीव करती है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, कहां से, फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिनेक्टर मसल्स लोकेटेड इन द पाइलोरिक एंड। बेटा होता क्या है कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक में जहां पे ये एंड होता है स्टमक और ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये एंड होता है पाइलोरिक एंड और यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं मसल्स को हम स्फिनेक्टर मसल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो खाने को रिसीव करती है और जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो यहाँ पे स्टमक की जो वॉल है, वॉल में प्रेजेंट पाइलोरिक एंड है ये इसका, इसमें प्रेजेंट मसल्स जो होती हैं स्फिनेक्टर मसल्स, यही कंट्रोल करती हैं फूड को स्टमक के एग्जिट, ठीक है। स्टमक से जो फूड एग्जिट करेगा वो कब कितना करेगा, ये सारा जो काम होता है वो ये स्फिनेक्टर मसल्स ही करती हैं, ठीक है। एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे का जो डाइजेशन है पाइलोरिक एंड्स के कंट्रोल के बाद, मसल्स के कंट्रोल के बाद जब यहाँ से फूड एग्जिट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो आगे का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस बाय कन्वर्जन, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है तो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि जो स्टमक था इसमें HCl प्रेजेंट था, ठीक है, जिससे क्या होता है कि यहाँ का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन जब एसिडिक मीडियम से खाना वहां आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन सबसे पहले काम यही होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन होता है किसका, एसिडिक फूड का इनटू द एल्केलाइन, किसमें बदल जाती है, उसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर से एल्कलाइन नेचर में कन्वर्जन यहाँ पे सबसे पहले होता है। बाय द सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियासिस थ्रू अ कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ बाइल डक्ट। कह रहे हैं कि यहाँ पे जब स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में जाता है तो बेटा इंटेस्टाइन के इसी पार्ट में पहले तो यहाँ पे क्या है, पैनक्रियास प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है, सिक्रेशन रिलीज होता है और ये सिक्रेशन एक कॉमन डक्ट, दोनों ही एक कॉमन डक्ट में आ जाता है, ठीक है। इस कॉमन डक्ट को ही हम बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बाइल डक्ट से कहां पे आ जाता है, ये सारा जो जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इन दोनों के सिक्रेशन की ही वजह से जो खाना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो हमारे इंटेस्टाइन में आया था वो एसिडिक था, लेकिन बाइल जूस, लिवर से निकले बाइल जूस और पैनक्रियास से निकले पैनक्रियाटिक जूस की वजह से अब ये फूड एसिडिक नेचर से किस में बदल जाता है, एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो सिक्रेशन है दोनों का ही वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इसी डक्ट को हम बाइल डक्ट कहते हैं।
बेटा अभी आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, वो रिसीव करती है सिक्रेशन, लिवर का सिक्रेशन भी रिसीव करती है और पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन को रिसीव करती है, ताकि जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए वो सिक्रेशन को रिसीव करता है। जिस सिक्रेशन को रिसीव करता है वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, बाइल डक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं लिवर की, कि लिवर का सिक्रेशन क्या है और किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्ट करता है। तो बेटा जो लिवर है, लिवर से जो सिक्रेशन निकलता है उसको हम कहते हैं बाइल, ठीक है। एंड ये जो भी बाइल उससे निकलता है लिवर से, वो क्या होता रहता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, ठीक है। बाइल का जो सिक्रेशन है लिवर का, बाइल वो कंटेन क्या करता है, तो बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होते हैं इसमें कुछ सॉल्ट। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि लिवर से निकले हुए सिक्रेशन बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये डाइजेशन में हेल्प मींस एंजाइमेटिक रिएक्शन से कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। ये करता क्या है, ये जो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है, इससे क्या होता है कि HCl से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा था उसमें, स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा था उसमें था HCl, जिसकी वजह से जो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो कैसा था नेचर में, वो एसिडिक था। लेकिन बाइल क्या करता है, बाइल की प्रेजेंटेशन की वजह से अब ये एसिडिक जो नेचर है वो खत्म हो जाती है और वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बाइल है वो कंटेन करता है बाइल पिगमेंट को और बाइल सॉल्ट को, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है ये किस में हेल्प कर रहा है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है बेटा, फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। मींस ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना इनटू अ स्मॉल ग्लोब्यूल्स, यही होता है फैट का इमल्सिफिकेशन। जो किसकी वजह से हो रहा है, वो लिवर से निकले हुए सिक्रेशन बाइल में प्रेजेंट सॉल्ट्स की वजह से ही ये काम हो पाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो केमिकल एक्शंस ऑफ फूड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मींस बाइल का कोई भी केमिकल इफेक्ट फूड के ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट या सिक्रेट नहीं होता है। बेटा बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। अभी आपको बताया था कि जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का, और वहां से जो फूड है वो विद द हेल्प ऑफ स्फिनेक्टर के कंट्रोल के कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है तो वो कैसा होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में HCl प्रेजेंट है और HCl जो होता है वो मिक्स हो जाता है फूड में। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन में फूड आता है तो वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक मीडियम में जो पैनक्रियाज है उसका सिक्रेशन भी जाता है, लेकिन जो पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए होता क्या है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, जो स्टमक है, स्टमक में क्या था, यहाँ पे HCl प्रेजेंट था। HCl होने की वजह से यहाँ पे जो मीडियम है वो एसिडिक बना हुआ था, ठीक है। अब इस स्टमक से क्या होता है, खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा आपके। तो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पहली बात की वो कैसा होता है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, पूरी तरह से डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है। दूसरी चीज कि ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब होगा क्या कि इस एसिडिक फूड को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटेस्टाइन में अगर डाइजेशन होगा तो वो एल्केलाइन कंडीशन में होता है, इसे एल्केलाइन में कन्वर्ट होना होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका यहाँ पे जो लिवर प्रेजेंट है, लिवर का सिक्रेशन प्लस यहाँ स्टमक के नीचे जो लीफ लाइक आपका पैनक्रियास प्रेजेंट है, इन दोनों का ही सिक्रेशन क्या होता है, एक बाइल डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये इस फूड को जो अभी स्टमक से आया है उसकी एसिडिक नेचर को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि पैनक्रियाज कैसे एक्ट करता है। पैनक्रियाज एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और येलोइश ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड है ये। और ये भी बताया था हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। ये लाइंग होती है पैरेलल टू, ये स्टमक के साथ साथ ऐसे पैरेलल चलती होती है और स्टमक के बिल्कुल नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो ग्लैंड है, जो पैनक्रियाज एक ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। आपको बताया था कि जो ग्लैंड होता है ये कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जिसके पास एक्सो और एंडो दोनों ही टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन टिश्यू भी है और एंडोक्राइन टिश्यू भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बताया था कि ये डक्ट लेस होती है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन्स होता है और डायरेक्ट ही अपने सिक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देते हैं। तो हार्मोन्स के बिहाव पे अगर हम देखें
तो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो हार्मोन्स ही सीक्रेट करता है। और ये हार्मोन्स, अब पैनक्रियाज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ठीक है। तो जो अल्फा सेल्स होती है वो तो हार्मोन्स निकालती है ग्लूकेगॉन, जो क्या करती है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। जबकि जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, ये क्या करती है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन टिश्यू की, तो एक्सोक्राइन टिश्यू क्या करता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस भी रिलीज करता है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस करते क्या है, ये ही है बेटा जो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और वहां की कंडीशन को फेवरेबल बनाते हैं, ताकि जो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकले हुए एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे वर्क कर सके, डाइजेशन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट आयंस यहाँ से निकल रहे हैं उसने एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया और वो एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो फेवरेबल कर दी कि अब पैनक्रिएटिक जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क वहां पे कर सके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम है जो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से निकल रहे हैं। तो बेटा है एमाइलेज। एमाइलेज आपको अच्छे से पता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, पैनक्रियाज से निकल रहा है, पैनक्रिएटिक जूस में निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है। लाइपेज की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता है लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ये क्या करता है, ये आपके प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है पैनक्रियाज। बेटा बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि अदर सिक्रेशंस और क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा लिवर से आ रहा है बाइल जूस और पैनक्रियाज से आ रहा है पैनक्रिएटिक जूस, लेकिन इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, खुद अपना भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है। और इसी इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फर्दर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं फूड के डाइजेशन को, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि बिसाइड द बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि विच कंटेन अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल एंजाइम, मींस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बाइल और पैनक्रिएटिक जूस तो लेती ही है, इसके साथ साथ अपना भी खुद का जूस यहाँ पे सीक्रेट करती है। और इसी जूस में क्या होते हैं, सेवरल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट फूड के कंपोनेंट्स पे ये एक्ट करते हैं। द एक्शंस ऑफ दिस एंजाइम कॉज द कन्वर्जन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स, मींस ये जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं कि फूड में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हुआ है बाय द फाइनल डाइजेशन लाइक एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये सोल्यूबल होता है वाटर में। तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल होती है, वॉल में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो वॉल क्या करती है, इसको एब्सॉर्ब कर लेती है और वो फाइनली कहां चला जाता है, कंटेन ब्लड कैपिलरीज। इसी वॉल की ब्लड कैपिलरीज तक ये फूड पार्टिकल जो होता है वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड के डाइजेशन के लिए एक फाइनल प्लेस है, वहां पे जाके जो भी आपके कंपोनेंट और फूड होते हैं उनका फाइनल डाइजेशन हो जाता है। जैसे अभी आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो, उसमें फाइनल डाइजेशन हो चुका है। जितने भी इंटेस्टाइनल जूस था उसमें जो भी एंजाइम्स अवेलेबल थे उन्होंने फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया और हमें मिल जाते हैं एमिनो एसिड्स, मिल जाते हैं ग्लूकोज, मिल जाती है और यहाँ पे हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी मिल जाते हैं, ठीक है। और अब यहीं से इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होता है और फाइनली ये जो न्यूट्रिशन है ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। वॉल के इंटेस्टाइन इन्हीं सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। और इसके लिए इंटेस्टाइन की क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इंटरनली क्या है कि जो उसकी वॉल होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं और इन्हें हम कहते हैं विलाई, ठीक है। अब क्या रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो विलाई है उनकी शेप आपको लीफ शेप्ड मिलेगी ड्यूडेनम पार्ट में और वो टंग शेप में मिलती है आपको जुजेनम पार्ट में। और जो विलाई आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में मिलती हैं वो मिलती हैं आपको इलियम पार्ट में, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि जो विलाई है इनके होने से क्या बेनिफिट है। बेटा जब इंटेस्टाइन प्लेन होती है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन सरफेस जितना भी है एज कंपेरेटिवली यहाँ पे जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती है इंटेस्टाइन में इस तरीके से, तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन सरफेस काफी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ये ही मेम्ब्रेन थी जिससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जा सकता था, लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन सरफेस बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा विलाइज होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होती है, उतना ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटी जो एब्जॉर्प्शन की है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, इन्हीं विलाई के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, और इसमें अंदर यहाँ सेंटर में लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब होता क्या है कि जो लिम्फ वेसिकल है वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है इमल्सिफाइड फैट को, मींस ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके फैट के, ये फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी जो ब्लड है आपका, जो कैपिलरीज और वेन्स है, ये क्या कर लेती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज आपके फैट को छोड़कर बाकी सारे जो सोल्यूबल फॉर्म्स ऑफ द फूड थे उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, हर एक विलाई में क्या है, ब्लड वेसल्स ऑलरेडी काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर में। ये क्या करती है, लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ फ्लोइंग इन द लिम्फ वेसल्स, इन अंदर वाली लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ फ्लो कर रहा है वो कैरी कर लेता है डाइजेस्टेड फैट को। अब डाइजेस्टेड फैट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स है, ठीक है, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से सारा फैट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो आपकी वेसिकल्स होते हैं, लिम्फ वेसिकल्स, ये फाइनली ओपन हो जाती है इनटू द लार्ज वेन, किसमें चली जाती है, लार्ज वेन में चली जाती है। तो इस तरीके से फाइनल एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन आपका टेक्स प्लेस होता है इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसमें एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने का जो काम करती है वो सबसे ज्यादा करती है विलाई। विलाई की वजह से एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इन्हीं विलाइज को जब आप जूम करके स्टडी करते हैं तो आपको इसमें मिलती है ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स में फ्लो हो रहे लिम्फ क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो कैपिलरीज हैं वो अदर न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरीके से जो फूड होता है वो फाइनली आपके ब्लड तक पहुंच जाता है। विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स तक क्या किया जाता है, इन्हीं न्यूट्रिशंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बेटा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। क्या कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज शॉर्टर बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आगे बढ़ती है और किस में बदल जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में बदल जाती है, और इसका जो कंपेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ये है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट है लेकिन वाइडर होती है, ठीक है। और इसमें जो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर विलाइज नहीं होते हैं, विलाइज इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज क्वांटिटी में क्या करती है, म्यूकस को सीक्रेट करती है, ठीक है, उसे लुब्रिकेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स की। जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे हम कहते हैं कोलोन। इसकी कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है कि इसमें कुछ पाउचेस रिपीटेड यूनिट के फॉर्म में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो विच गिव्स द सैक्युलेटरी, सैक्युलेटरी मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देती हैं ड्यू टू अ सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ऐसा लगता है कि बार बार जो एक पाउच है वो रिपीट हो रहा है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स इसको देखने को मिलती है। और यही कॉलोन जब ये स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ती है तो करीबन इसमें आता है एक वर्टिकल कॉलम आता है 15 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, ठीक है। रेक्टम में क्या होता है, इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स के होने से फायदा ये होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड इन द फीसिस इन द रेक्टम एज द फीसिस यानी वेस्ट।
वेस्ट की फॉर्म में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो इसी रेक्टम के अंदर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्शन जो काम कर रहा है, फीसिस को जो कलेक्ट करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो करता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के अंदर ये सारा फीसिस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे कलेक्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। देन रेक्टल वॉल्स मेनली एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसमें होता क्या है कि इसमें विलाइज तो प्रेजेंट होते ही नहीं है जो एब्सॉर्प्शन सरफेस इसमें बढ़ जाए, लेकिन इस रेक्टम के अंदर ये होता है कि जो भी वेस्ट यहाँ पे आया है उसमें से मैक्सिमम वाटर को क्या कर लिया जाता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड से जितना मैक्सिमम हो सकता है वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और इसमें होता ये भी है कि इट ऑल्सो सिक्रेट, यानी एब्सॉर्प्शन कर रही है, कलेक्शन कर रही है और साथ साथ में म्यूकस भी सिक्रेट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो वेस्ट है वो इजीली वहां से पास ऑन हो सके और उसको ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए ये म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो फिशियल मैटर है, जो वेस्ट मैटर है, वो इजेक्टेड हो जाता है आउट थ्रू द एनल ओपनिंग बाय द एक्टिविटीज ऑफ एनल स्फिनेक्टर। मींस जो रेक्टम है, रेक्टम के बाद एक करीबन 2 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कैविटी होती है यहाँ पे। द रेक्टम लीड्स टू 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल यहाँ पे होती है एंड टू द एक्सटीरियर एट द एनस। और ये किस में जाके ओपन होती है, जो बिल्कुल लास्ट ओपनिंग है एनस, ये उसमें जाके ओपन हो जाती है। और उसी एनस के थ्रू क्या हो जाता है, एनल पे प्रेजेंट एनल स्फिनेक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इजेक्शन को। जो भी वेस्ट है वो विद द हेल्प ऑफ एनस वहां से रिमूव कर दिया जाता है और इस रिमूव को, इसे कंट्रोल करने के लिए वहां प्रेजेंट होते हैं आपके एनल स्फिनेक्टर जो इसे कंट्रोल करते हैं।